सलमान शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। बेसिक सवाल यही है, सबको पता है कि महंगाई इस वक्त कहां पर मौजूद है। रिकॉर्ड टूट चुका है 70 सालों का महंगाई की अगर बात की जाए। लेकिन जितनी महंगाई हो चुकी है, क्या समझते हैं यहां पर ये रुक सकती है? कोई ऐसा सोल्यूशन है कि चले जितनी हो गई है, यहीं पर ही ब्रेक लग जाए? जी देखें, एक बात तो ये जाहिर है कि हर हुकूमत चाहती है कि कम से कम महंगाई हो। इस वक्त हमारा जो महंगाई की जैसे रूट कॉज कहा जा सकता है या जो जड़ है, वो हमारी एनर्जी की जो सेक्टर है, उसमें हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि हमारा बाय एंड लार्ज अब हमारा निज़ाम जो है वो एनर्जी के लिहाज से इम्पोर्टेड है। बिजली बनाने के लिए भी फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियों में भी इंपोर्टेड फ्यूल चलता है। और ये आलमी मंडियों में इस वक्त बहुत महंगाई हुई हुई है एनर्जी की। गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, कोयले की प्राइसेस, हर चीज़ बहुत ऊंची गई हुई है। तो हमारा जो इस वक्त जब तजारती खसारा बनता है और तकरीबन इस क्वार्टर में 4.75 अरब डॉलर का एनर्जी का पेमेंट्स हैं, तो वो फिर आपके रुपए को बहुत कमज़ोर करते हैं। ठीक। और आपके रिजर्व्स जो हैं, जो पहले ही 3 साढ़े 3 माह के हैं, उनमें उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और रुपया फिर साथ अगर डिवैल्यू हो जाए तो पहले महंगाई इंपोर्टेड है, उसके साथ डिवैल्यूएशन हो जाए तो और ज़्यादा हो ठीक है। जाती और है। सर, आप ये बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मामलात की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली महंगाई में इजाफा हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसीज में भी कहीं ना कहीं पर मामलात खराब हैं, जिसकी वजह से जो मामलात हैं पाकिस्तान की मईशत के, वो यहां तक पहुंच चुके हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि आपकी जो जैसे मैंने कहा एनर्जी सेक्टर इंपोर्टेड हो गया है, अब उसको डोमेस्टिक करना ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। अगर आपने हर बिजली बनाने के लिए, जब आप सोचें आपके अब आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आपका इंपोर्ट बिल जो है वो चल रहा है, क्योंकि आपकी बिजली, आपके कैमरे सारे जो हैं वो इंपोर्टेड चीज़ पे हैं। ठीक। सो उसको चेंज करना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए एनर्जी सेक्टर की, और ठीक। उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में ये रिन्यूएबल के साथ रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन सर, क्योंकि अब एक और बात भी आपसे पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, इसके बावजूद हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखिए, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर यील्ड्स तकरीबन खित्ते में सबसे कम है। और एग्रीकल्चर में तकरीबन 10-15 साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। उसके साथ साथ वहाँ पे जिस किस्म की प्राइसिंग की गई है, प्रोक्योरमेंट प्राइसिंग, उससे किसान बहुत गरीब हुआ है और किसान के जो अखराजात हैं वही पूरे नहीं होते। और इस वक्त इस दफ़ा क्योंकि उनको प्रोक्योरमेंट प्राइसेस कुछ बेहतर दी गई हैं, शुगर केन में भी और इसमें वीट में पर्टिकुलरली, और साथ कॉटन की भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो आई थिंक कि ये रिकवरी की तरफ अब एग्रीकल्चर सेक्टर जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से काम गवर्नमेंट ने किए हैं। किसान कार्ड है, उनको फर्टिलाइज़र की सब्सिडी दी जा रही है, अच्छा बीज दिया जा रहा है, और उनकी प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की तकरीबन कर दी गई हैं। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और बेहतर आउटपुट होगी। सर, इसके शुरू साथ में शाह साहब, जो शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या हमें शुरू में ही आईएमएफ के पास चले जाना चाहिए था? और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें आईएमएफ के पास जाने की वजह से भी क्या महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ₹2.5 अब फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाना है? देखिए, एक बात तो है कि जब आपने इकॉनमी को संभाला तो उस वक्त पता लगा कि आपके कर्जे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारे मुल्क में एक कानून है जिसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। उसका मतलब ये है कि कर्जे जो हैं आपकी इकॉनमी का 60% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक। अनफॉर्चुनेटली 2018
में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त ये कर्जे आपकी इकोनॉमी के 85% हो चुके थे, जिसकी वजह से आप एक कर्जों के जाल में फंसे हुए थे और उनकी रीपेमेंट करनी बहुत मुश्किल थी, उनको रीफाइनेंस करना बहुत मुश्किल था। तो ये एंटीसिपेट उस वक्त नहीं हुआ। उस वक्त जो चीज़ हुई है वो ये है कि जल्दी से आपने दोस्त ममालिक से बहुत सी सपोर्ट हासिल की और 8-10 बिलियन डॉलर आपने जनरेट किए, जिससे हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। और उसके बाद फिर आपको आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ा और आईएमएफ हमें पता है कि हमेशा बहुत सख्त टर्म्स होती हैं उनकी, और वो टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाएं तो उनमें कमी भी आ जाती है उसकी इन्फ्लेशन वगैरह में। तो इस वक्त जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है ये हमारा ऑन ट्रैक है। 2023 तक ये चीज़ें हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये जो इस वक्त हम एक किस्म के एक्सटर्नल शॉक की वजह से, एक इन्फ्लेशनरी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से जिसमें तकलीफ दे हो रहा है अवाम के लिए, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म सर, हो डॉलर जाएगा। की कीमत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि 175 तक डॉलर गया, अब सऊदीया ने हमें 3 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए, जिसकी वजह से अब 171 पर वापस आया है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि 171 भी डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है? और क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में क्या ये कम होगी या फिर ये आगे भी जा सकती है? देखें, अगर तो हम अपनी रिजर्व्स, जिस तरह से ये सऊदी अरेबिया से मदद मिली है, इसका बहुत मुस्बत रिएक्शन हुआ है, क्योंकि अगर ये ना मदद आती तो हो सकता है ये 175 की बजाय ये और ऊपर चले जाता। तो आई थिंक एक तो ये है कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। नंबर 2 कि इसको अगर हम और आते गए हमारे रिजर्व्स में पैसे और रिजर्व्स बेहतर होंगे तो मैं देख रहा हूँ कि ये हमारा 160 की तरफ जाके स्टेबलाइज होगा। बट शर्त ये है कि हमारे मुल्क में डॉलर्स भी आते रहें, जिस तरह से आईएमएफ के साथ प्रोग्राम भी हो, रेमिटेंसेस भी सही चलती रहें और ये चीज़ें आती रहेंगी। और जो तेल की पेमेंट है वो डिफ़र की गई है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कुछ गिर जाती हैं तो फिर तो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आई थिंक कि जिस किस्म की अब पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, मेरा ख्याल है कि ये हम 160 की तरफ जाएंगे। सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप क्या समझते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो बिल है उसको भी बैलेंस करने की कितनी जरूरत है और क्या वो भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, जब आपके पास रिजर्व्स होते हैं तो वो आप रुपए की वैल्यू जो है वो स्टेबल हो जाती है। उसके बाद इनफ्लोज आनी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए रेमिटेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 चीज़ है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें सीपैक में अब बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है, चाइनीज़ एमएनसीज का यहाँ आना और दूसरे ममालिक से यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी भी मुल्क में आपका जो ओवरसीज आपकी पॉपुलेशन होती है, आप देखें चीन में, हिंदुस्तान में, बाकी ममालिक में जहाँ तरक्की हुई है, ओवरसीज पॉपुलेशन जो है वो इन्वेस्ट करती है, उनको देख के फिर बाकी दुनिया भी इन्वेस्ट करती है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। और अच्छी खबर बता रहे हैं कि आने वाले 2 सालों के बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।